हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस लंबे वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे एपिथेलियल टिश्यू के बेसिक सब टाइप के बारे में और साथ साथ ये भी देखेंगे कि उनके कुछ हाईलाइटेड पॉइंट कौन कौन से हैं। आज के वीडियो में आपके लिए डेमोन्स्ट्रेशन भी है ताकि कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सके। अगर आप एमसीक्यूज अटेंड करना चाहते हैं तो सोल्यूशन फार्मेसी का मोबाइल ऐप डाउनलोड करके सॉल्यूशंस बेस्ट सेवर का कोर्स वो जरूर ज्वाइन कर ले। सबसे पहले अगर हम बात करें कि टिश्यूज को हम किन अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं तो डेफिनेटली हम उनको उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से या तो उनके शेप के हिसाब से क्लासिफाई कर सकते हैं और साथ में उनके लोकेशन के हिसाब से भी क्लासिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं आज के टॉपिक की एपिथेलियल टिश्यू को कैसे हम क्लासिफाई करेंगे तो उनको उनके स्ट्रक्चर और शेप के हिसाब से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। इस वाले व्हाइट बोर्ड सेक्शन में पहले देखने वाले हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के बेसिक सब टाइप और उनके हाईलाइट पॉइंट के बारे में। सबसे पहला है हमारा क्लासिफिकेशन इसी टिश्यू का। तो ये देखिए सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। सबसे जरूरी चीज ये है कि आप कभी भी जब इनके नाम देखेंगे तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू तो रहेगा ही और उसके बीच में जो पॉइंट है वो आपको उससे डिफरेंशिएट करता हुआ नजर आएगा। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू का मतलब यह होता है कि जब हमारे टिश्यू सिंगल लेयर में पाया जाए लेकिन वो सिंगल लेयर एक फ्लैट सरफेस के रूप में हो। फ्लैट मतलब बिल्कुल सीधा सपाट सरफेस में हो तो वो फ्लैटेंडेड सरफेस कहलाता है। अगर आप ये देखेंगे जो कि आपके एमसीक्यूज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है सेमेस्टर के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो ये है कि ये किनको सेल लाइनिंग प्रोवाइड करता है, कौन कौन से ऑर्गन में ये अच्छे तरीके से अपनी भूमिका निभाता है। तो ये है आपका हार्ट, ब्लड वेसल, लिम्फेटिक वेसल। और अगर मैं कहूं कि इन तीन जगह पे ब्लड वेसल्स पे, हार्ट पे और लिम्फेटिक वेसल पे ये अगर पाए जाते हैं कौन सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, तो इसे हम एक और नाम से जानते हैं जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये जो लेयर है इसे हम कहते हैं एंडोथेलियम लेयर। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो थोड़ा सा इसको आप ध्यान में रखिएगा। दूसरा जो इसका मेन पॉइंट ये है दे आल्सो लाइन द एल्वियोलाई। इनके अलावा जो तीन मैंने नाम ऊपर लिखे हैं इनके अलावा ये आपकी एल्वियोलाई जो कि एयर सैक है हमारे लंग्स में, साथ में ग्लोमेरुलर कैप्सूल ऑफ द किडनी जो कि एक फिल्ट्रेशन करने की बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, इनकी भी लाइनिंग करने का काम करता है। ये तो उनके जगह के हिसाब से मैंने बताया कि ये चीजें यहां पाई जाती हैं। अब एक बार ब्रीफली मेन फंक्शन को देख लेते हैं। तो इनका जो फंक्शन है वो है तीन। पहला फंक्शन है आपका सीक्रेशन, दूसरा है एब्जॉर्प्शन और तीसरा है डिफ्यूजन। सीक्रेशन करने का मतलब है कुछ सब्सटेंस को ये सीक्रेट करेंगे डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ये सीक्रेट करके उस सरफेस को या तो वो मॉइस्चराइज कर रहे होंगे या तो उसको नमी प्रोवाइड करने का काम कर रहे होंगे। दूसरा है एब्जॉर्प्शन, यानी कि जो भी चीजें वहां पे गुजरेंगी जिनको हम अप्लाई करेंगे उनको वो एब्जॉर्ब कर रही होंगी ताकि वो आगे जाकर के आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में मूव कर सके। और साथ में ये डिफ्यूजन को भी अलाउ करती हैं ताकि कंसंट्रेशन के ग्रेडियंट के अकॉर्डिंगली इनका मूवमेंट हो सके। तो ये तो हो गई बात हमारे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम के बारे में। चलिए बात कर लेते हैं सेकेंड जो सब टाइप है हमारा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का, यह है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सिंपल इसीलिए है क्योंकि हम सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बात कर रहे हैं। मेन डिफरेंस हो रहा है आपका इनके बीच में, वह स्क्वैमस और क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बीच में। क्यूबॉइडल का क्या मतलब होता है? नाम इसका समझा रहा है कि ये क्यूब के शेप में होगा, सिंगल लेयर होगा और इनका जो क्यूब शेप है आपको मैं दिखाता हूं कुछ इस तरीके से नजर आएगा। अगर मैं इनमें से एक को निकाल के दिखाऊं आपको यूनिट में तो एक एज्यूम करिए कि ये क्यूब है। तो अगर हमारे सेल का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से नजर आएगा तो वो क्यूबॉइडल सेल कहलाएगा। और इनकी जो लाइनिंग है वो कहां होती है? ये लाइन करते हैं किडनी टिब्यूल को, या आपके कुछ बेसिक स्मॉलर डक्ट ऑफ मेनी ग्लैंड्स को और सरफेस ऑफ द ओवरी को कवर करने का काम करते हैं। एक चीज याद रखिएगा, जिनका लोकेशन जहां होगा डेफिनेटली उस काम से रिलेटेड जो फंक्शनलिटी होगी वो इन्हीं के ऊपर डिपेंड करेगी और उन्हीं के अकॉर्डिंगली वो अपने काम को फैसिलिटेट कर पा रहे होंगे। तो जगह के हिसाब से इनमें कुछ मॉडिफिकेशन आप जरूर देखने को मिलेगा जो कि अगले ही पॉइंट में आप देखेंगे। एग्जांपल के लिए यहां पर मैंने किडनी के एक बेसिक यूनिट जो है नेफ्रॉन, इसका स्ट्रक्चर बनाया है और आप देख सकते हैं सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम ये किडनी के टिब्यूल को बनाने का काम करता है, यानी कि इन पार्ट्स को जहां पे हमारा यूरिन के रूप में बन करके बाहर निकलता है। और ये बनता कैसे है? आपके ब्लड के प्यूरिफिकेशन के लिए। और ब्लड के प्यूरिफिकेशन में जो तीन मेन स्टेप होते हैं उसके बाद फाइनली जो यूरिन बन करके आता है वो आपके ल्यूमेन में ही होता है और इसी ल्यूमेन में ये जो हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम है वो एग्जिस्ट करता है। इसके बाद इनके फंक्शन के बारे में भी देख लेते हैं। इनका फंक्शन है सीक्रेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन। सीक्रेशन क्यों? क्योंकि आपने जब यूरिन के फंक्शन को पढ़ा होगा तो उसमें यह भी देखा है कि व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन।
पहले आपका फिल्ट्रेशन आ जाएगा, सीक्रेशन आ जाएगा और आपका फिर रीएब्जॉर्प्शन आ जाएगा। तो सीक्रेशन उन मॉलिक्यूल्स का होता है जो इन जनरल बोमन कैप्सूल से जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेडियंट डिफरेंस इन साइज नहीं फिल्टर होकर के आ पाते हैं। तो जो मैक्रो मॉलिक्यूल होंगे वो आपके ल्यूमेन में कैसे जाएंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ द सीक्रेशन। इसको हम लोग आगे आने वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, वैसे आपने 12th में इसको पढ़ ही लिया होगा। दूसरा है एब्जॉर्प्शन, कि कुछ चीजों को हम सिलेक्टिव तरीके से रीएब्जॉर्ब करते हैं कि भैया ये चीजें हमारे यूरिन में, ल्यूमेन में नहीं जानी चाहिए थी, बाय मिस्टेक चला गया, तो उनको हम वापस बुला लेते हैं। आगे अगर आप 5th सेमेस्टर में आओगे, फार्माकोलॉजी 2 पढ़ेंगे, तो वहां पे हम पढ़ेंगे डायरेटिक्स के बारे में, जो इन सोडियम्स का रीएब्जॉर्प्शन कर करके अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को अफेक्ट करती है। रीएब्जॉर्प्शन जनरली होता है तो हमारे ब्लड में वापस से सॉल्ट आ जाता है, ये डायरेटिक इसी रीएब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को अफेक्ट करेंगे। तो हमारा लेट लिमिटिंग स्टेप वहां पे होगा रीएब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करना इन केस ऑफ डायरेटिक, बट इन केस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन दैट इज सिंपली रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस। उसके बाद है एक्सक्रीशन, कि कुछ चीजें जो हमारे लिए सही नहीं है, जो हमारे लिए वेस्ट है, उनको एक्सक्रीट करके रेस्पेक्टिव पार्ट से उनको बॉडी से बाहर निकाल कर रख देना, ये हमारे इनके काम है। आगे बात करते हैं, अगला वह सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। एवरीथिंग इज सेम, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू तो है, लेकिन उनको उनके टाइप के हिसाब से हम फर्दर क्लासिफाई कर रहे हैं। ये देखिए सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम, ये देखिए सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। तो दीज आर द टाइप ऑफ सिंपल एपिथेलियम, बट यहां पे कॉलमनर लिखा हुआ है। सो कॉलमनर तोड़ दीजिए इसको, बन के आएगा कॉलम। और कॉलम का मतलब क्या होता है, जैसा ये आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, बिल्कुल यही कहलाता है कॉलम। अगर कोई घर बना रहा है तो आप देखते हैं लंबे लंबे कॉलम्स पहले बनते हैं, फिर दीवार से दीवार उनको ज्वाइन करते हुए चलते हैं, तो ये कॉलम है। तो कॉलम एक लेंथ वाइज होगी, एक रॉड शेप में होगी और एक सिलेंड्रिकल शेप में होगी, तो आप उसको कॉलम बोलोगे। तो ऐसे सेल जिनका स्ट्रक्चर कॉलम की तरह दिखता हो वो हमारे सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल कहलाते हैं। और यहां पे इसका अगर देखोगे, सिंगल लेयर जो कि एक कॉलम के शेप में होगा, वही हमारा सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू कहलाएगा। इसके बारे में बात हो गई। अब हम बात करते हैं इनके फॉर्म्स के बारे में। ये जरूरी है, इनके 2 फॉर्म्स होते हैं, यानी कि इनके 2 रूप हैं, 2 तरीके से इनको हम और सब क्लास में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है इसका सिलिएटेड और दूसरा है नॉन सिलिएटेड, मतलब जिनमें सिलिया पाया जाएगा और जिनमें सिलिया नहीं पाया जाएगा, उसके हिसाब से पाए जाने या ना पाए जाने के हिसाब से इनको फर्दर क्लासिफाई करते हैं। अब एक पकड़ लेते हैं, पहला नॉन सिलिएटेड, यानी कि जिसके में सिलिया नहीं पाया जाएगा। तो क्या पाया जाएगा और उसका लोकेशन क्या होगा, वो काम क्या करेगा। नॉन सिलिएटेड के बारे में अगर हम बात करें तो इसको हम लोग पूरा लिखेंगे तो ज्यादा सही समझ में आएगा। नॉन सिलिएटेड सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। देखिए ऊपर क्या था, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। अब यहां पे उसका हम सब टाइप पढ़ रहे हैं नॉन सिलिएटेड, तो ये वर्ड भी एक्स्ट्रा ऐड करना ही पड़ेगा समझने के लिए। नॉन सिलिएटेड ऊपर का सेम है, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। ये कंसिस्ट ऑफ सेल विथ माइक्रोविली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। जैसे मैंने पहले भी कहा था, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को, सॉल्यूशन फार्मेसी का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद मोबाइल के नीचे स्टोर टैब है, वहां पे जाकर सॉल्यूशंस बेस्ट एवर कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। देखिए ये एक माइक्रोविली है। माइक्रोविली कैसा होता है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, मतलब एक फिंगर की तरह आपको सॉरी ऐसा दिखाई देगा, इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हो रहा होगा। ये आप समझ सकते हैं एक छोटे से डेमोन्स्ट्रेशन से। मैं इसके लिए कुछ और चीजें सर्च करना चाह रहा था बट मुझे ऑन द स्पॉट मिला नहीं। ये आप समझ सकते हो, ये बच्चों का 1 साल से कम बच्चों का टूथब्रश है, लेकिन ये ब्रश हमारे ब्रश की तरह नहीं है। इनके ब्रिसल्स वैसे नहीं है जैसा हमारे होते हैं। इनमें सिंपल सा, आप अगर शायद देख पा रहे हो तो आप देखिए एक छोटा सा रबर का, सॉफ्ट रबर का, सेफ रबर का छोटे छोटे स्पाइक जैसे निकले हुए होंगे। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यह है हमारा नॉन सिलिएटेड सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू। आगे देखिए इनका जो बेसिक फंक्शन है वो क्या है, फिर से पढ़ रहा हूं। माइक्रोविली वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रोविली और कह सकते हैं कि इसको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एंड गॉबलेट सेल। ये इनका जो प्रोजेक्शन है ये गॉबलेट सेल की तरह है। इनमें गॉबलेट सेल पाए जाते हैं, या इन प्रकार से कह लिए कि उनके ये स्ट्रक्चर में बेस करते हैं। और ये जो गॉबलेट सेल है वो म्यूकस को सिक्रीट करने का काम करता है। ये हम फिर से पढ़ेंगे 6th सेमेस्टर फार्माकोलॉजी 3 में कि गॉबलेट सेल म्यूकस बनेंगे जो कि अस्थमा के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कफ के लिए भी कुछ हद तक आप उसको समझ पाओगे आगे आने समय में। तो ये हो गई उनकी बात।
अब देखिए ये किसको किसको लाइन करते हैं, ये दे लाइन द ऑर्गन ऑफ जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ये पाए जाते हैं, और यही तो हमारे बेसिक पार्ट को फर्स्ट्रेट करने में मदद करते हैं, मूवमेंट ऑफ फूड पार्टिकल को मूवमेंट में मदद करते हैं, माइक्रोवेली करते हैं। ये इन्वॉल्व इन एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, जो हमने खाया हुआ है उसके न्यूट्रिशन बने हुए होंगे, इनको एब्जॉर्ब करने में काफी मदद करते हैं, और ये कुछ हद तक सबसे, जैसे मैंने कहा, म्यूकस, इनको सिक्रीट करने का काम करते हैं। उसके बाद दूसरा जो सब टाइप है हमारा सिंपल कॉलमनर इपिथेलियल टिश्यू का, वही है नॉन सिलिएटेड, देखा आपने। अब देखिए सिलिएटेड सिंपल कॉलमनर इपिथेलियल टिश्यू सेम टू सेम है, बट यहां पे नॉन सिलिएटेड की जगह सिलिएटेड आ गया, इसका मतलब है कि उसमें सीलिया होगा। अब सीलिया क्या है, सीलिया क्या है वो समझ जाएंगे। कंटेन सेल्स विथ सीलिया एंड सीलिया इज हेयर लाइक प्रोजेक्शन। आपका माइक्रोवेली फिंगर लाइक प्रोजेक्शन था, सीलिया हेयर लाइक प्रोजेक्शन है। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा ब्रश दिखा रहा हूं। इसके लिए भी मैं जो सैलून में बाल कटवाने के बाद जो साफ करते हैं वो ब्रश मैं खोज रहा था, बड़े लकड़ी के जो होते हैं ब्रिसल्स वाले, वो ढूंढ रहा था, पर ऑन स्पॉट अचानक से तो कुछ चीजें मिलेंगी नहीं, तो मैंने उसका अल्टरनेटिव एक शेविंग ब्रश निकाला है। इसका यूज हम ऑलमोस्ट करते ही रहते हैं। यहां पे देखेंगे, पहले इसके पॉइंट को समझ लेते हैं। ये देखिए ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन है और ये फ्री सरफेस पे पाया जाता है। इसका जो मेन काम क्या है वो समझेंगे। दे लाइन द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाए जाते हैं, यूट्राइन में पाए जाते हैं, यूटेरस में पाए जाते हैं, और ये बेसिकली ओवम को प्रोपेल करने का, म्यूकस को प्रोपेल करने का, सिंगल डायरेक्शन में, वन डायरेक्शन में प्रोपेल करने का काम करते हैं। अभी हम कफ करेंगे तो कफ हमारा बाहर की ओर एक्सपेल होगा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, तो यहां पे हमारे सीलिया पाए जाते हैं। ओवम में भी देखेंगे जब फॉर्मेशन ऑफ ओवम होता है तो वो आगे मूव करता है फर्टिलाइजेशन को कंसीव करने के लिए, स्पर्म को एक्सेप्ट करने के लिए, तो उनका जो मूवमेंट है वो इसी हेयर लाइक स्ट्रक्चर में होता है। अब देखिए इसको समझाने के लिए क्या समझ सकते हैं, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ये मेरा शेविंग ब्रश है, इस पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। इनमें और पहले वाले में अंतर मैंने आपको दिखाया था, वो मोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, लाइक दिस लाइक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, काफी थिक हो सकते हैं डायमीटर वाइज, जबकि ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन है, तो ये एक ही डायरेक्शन में फ्लो को अलाउ करता है। जब हम कफिंग करते हैं तो वो उसको इस तरफ एक्सपेल करता है, जब हम बात करते हैं ओवम की तो उसको मूव करने के लिए इस तरीके से पुश करते चलते हैं, तो ये एक डायरेक्शन में फैसिलिटेट करने का काम करेंगे। पहले वाले व्हाइट बोर्ड सेक्शन में हमने देखा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के अंदर का एक टाइप, आगे हम बात करने वाले हैं आपके एपिथेलियल टिश्यू का दूसरा टाइप। ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, तो चलिए मूव करते हैं सेकंड व्हाइट बोर्ड सेक्शन में। आप पूरे वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। इस वाले व्हाइट बोर्ड सेक्शन में हम ये देखने वाले हैं कि स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम को हम किन किन अलग अलग टाइप में या उनके सब टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं, उनके कौन कौन से फॉर्म होते हैं, ये फॉर्म कहां पाए जाते हैं, उनका फंक्शन क्या है। सबसे पहले हम देख लेते हैं इनके क्लासिफिकेशन को। तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू को हम मुख्य रूप से 4 सब टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं, और वो 4 टाइप कुछ इस तरीके से हैं। पहला है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, दूसरा है आपका स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम, तीसरा है स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम, चौथा है आपका ट्रांजिशनल एपिथेलियम, और ये 4 टाइप बहुत ही महत्वपूर्ण है एमसीक्यूज के क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले देखते हैं पहला पार्ट, वह है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम कंसिस्ट होता है सेवरल लेयर ऑफ सेल से, और अगर आप कहो कि सेवरल लेयर है तो उसमें एक के ऊपर एक लेयर होगी। यहां पे एक क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में पूछा है कि सबसे बाहरी वाला जो आउटर लेयर है उसका नेचर कैसा होता है। तो यहां पे देखिए जो सुपरफिशियल लेयर है वो एक फ्लैटेंडेड सेल का बना हुआ होता है, फ्लैट सेल के बने हुए होते हैं, बिल्कुल सपाट सेल के बने हुए होते हैं। लेकिन अगर मैं अंदर की डीपर के बारे में बात करूं तो वो मोस्ट ऑफ द केस कॉलमनर सेल के बने हुए होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको हम इसके फंक्शन के हिसाब से अगर जानना चाहें कि ये क्या काम करता है, तो 2 मेन फंक्शन है इसके। पहला है प्रोटेक्शन ऑफ द अंडरलाइन टिश्यू, और दूसरा है बेसिक हद तक उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना। प्रोटेक्शन करने का मतलब है जो फिजिकल वियर एंड टियर होते हैं इनसे ये बचा करके रखता है, क्योंकि इनके लेयर की संख्या सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की तुलना में ज्यादा होती है। दे कंसिस्ट ऑफ मोर देन 2 लेयर्स। इसके बाद अगर मैं कहूं इनके फॉर्म्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इनके कौन से 2 फॉर्म है, कौन से 2 रूप होते हैं। इनके 2 मेन फॉर्म है, पहला है केराटिनाइज, दूसरा है नॉन केराटिनाइज। केराटिनाइज या नॉन केराटिनाइज को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि किस वाले फॉर्म में केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है और कौन से वाले फॉर्म में केराटिन प्रेजेंट एब्सेंट होता है। इसी के हिसाब से इनको केराटिनाइज और नॉन केराटिनाइज कहा जाता है। तो बेसिकली केराटिन है क्या? केराटिन एक प्रोटीन का टाइप है जो बहुत टफ, बहुत हार्ड सरफेस बनाता है, और मोस्ट ऑफ द केसेस हमारे बॉडी के स्किन, नेल्स और जो बाल है, हेयर है, इनके फॉर्म में होता है, और ये अबव द सरफेस पाए जाते हैं।
चलिए इनको एक एक लाइन में देख भी लें कि ये क्या काम करते हैं और होते कैसे हैं। सबसे पहले अगर आप बात करो केराटिनाइज की, तो इसका मतलब है ऐसे सेल जो केराटिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। और केराटिन फिर है क्या, जैसे मैंने कहा, इट्स अ टफ लेयर ऑफ केराटिन प्रोटीन ऑन द सेल सरफेस, सेल के सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं। और कहां पाए जाते हैं? दे फॉर्म द सुपरफिशियल लेयर ऑफ ड्राई सरफेस, ये ड्राई सरफेस के ऊपर सुपरफिशियल लेयर बनाने का काम करते हैं। एग्जांपल के लिए आप यहां पे देख सकते हैं हमारा स्किन, हमारे हेयर और हमारे नेल्स, ये इसी केराटिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं, टफ पार्ट बने हुए होते हैं। दूसरा हमारा जो फॉर्म है वह है नॉन केराटिनाइज, यानी कि ये केराटिन प्रोटीन के नहीं बने हुए होते हैं और ये वेट सरफेस बनाते हैं। और वेट सरफेस ये कहां कहां पाए जाएंगे? मोस्ट ऑफ द केस ये हमारे माउथ में पाए जाएंगे, इसोफेगस में पाए जाएंगे, ये हमारे टंग में पाए जाएंगे और वजाइनल वॉल कैविटी में भी पाए जाएंगे, जहां पे वेट सरफेस देखने को मिलता है। इसके बाद हम सेकेंड टाइप में आ जाते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का। तो यह है हमारा स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल। क्यूबॉइडल यही मेन है, बाकी तो सब कुछ सेम है। क्यूबॉइडल मतलब क्यूब के शेप का, जिसको मैंने पिछले व्हाइट बोर्ड सेक्शन में आपको डेमो करके दिखाया था। सो ये कंसिस्ट होते हैं 2 और मोर देन 2 लेयर ऑफ क्यूब शेप सेल, यानी कि या तो ये 2 लेयर या 2 से अधिक लेयर ऑफ द सेल के बने हुए होते हैं। लेकिन खास बात यह है कि जो सेल की लेयरिंग बनी हुई होगी या जिन सेल की लेयरिंग से ये बना हुआ होगा, उनका शेप क्यूब शेप में होना जरूरी है। आगे देखिए ये कहां कहां पाए जाते हैं? ये मेल यूरेथ्रा में पाए जाते हैं और डक्ट ऑफ स्वेट ग्लैंड में पाए जाते हैं। स्वेट ग्लैंड यानी कि एक ऐसी ग्रंथि जो स्वेटिंग को रिलीज करने में मदद करती है, उसके ऊपर ये पाए जाते हैं। चूंकि ये जगह आपने देखा कि यूरेथ्रा और डक्ट्स ऑफ स्वेट ग्लैंड में पाए जाते हैं, तो इनके फंक्शन को भी हम आसानी से कोरिलेट कर सकते हैं। इनका जो फंक्शन है वह है प्रोटेक्शन एंड सिक्रीशन। ये प्रोटेक्ट तो करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू के हैं, और साथ में ये सीक्रेट कर रहे हैं स्वेट ग्लैंड को, एज वेल एज ये यूरेथ्रा में भी पाए जाते हैं, तो कुछ केमिकल सब्सटेंस को वहां से भी वो सीक्रेट करते हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है तीसरा टाइप, यह है स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। क्यूबॉइडल देखा ना, अब वहां पे क्यूब शेप ना होकर के कॉलम के शेप में आ जाएगा। ये देखिए कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर ऑफ सिलेंड्रिकल शेप सेल, यानी कि ऐसे सेल के कई लेयर से बने हुए होते हैं जिनका शेप सिलेंड्रिकल शेप में होता है। एक प्रकार से कह लीजिए वो कॉलम के शेप में जनते हैं। इन्हीं को मिला करके ये हमारा स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू बनता है। इसके देखिए ये कहां लाइनिंग प्रोवाइड करते हैं? दे लाइन द यूरेथ्रा एंड एक्सक्रीटरी डक्ट्स ऑफ सम ग्लैंड। ये यूरेथ्रा, मेल के यूरेथ्रा में, और जो एक्सक्रीटरी डक्ट्स होते हैं कुछ स्पेसिफिक ग्लैंड के, उनके ऊपर ये उनकी लाइनिंग यानी कि वहां पे ये पाए जाते हैं। इनके फंक्शन के बारे में देखेंगे तो यहां पे ये प्रोटेक्शन और सिक्रीशन के रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि एक्सक्रीटरी ड्रग्स है तो वो सिक्रीट करेगा, यूरेथ्रा है तो वो भी सिक्रीट करने का काम करेंगे, और आपका स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है तो वो प्रोटेक्शन के लिए भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका में एक कदम तो आगे बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। ये हो गए 3 मेन सब टाइप ऑफ द स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। लास्ट वाला देखते हैं, यह है आपका ट्रांजिशनल एपिथेलियल। ट्रांजिशनल मतलब जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म, दूसरे फॉर्म से पहले फॉर्म में मूव करता होगा, स्विच करता होगा, वहां पे हम बोल सकते हैं कि ये ट्रांजिशनल स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम बना हुआ है। यहां पे देखेंगे ये कंसिस्ट ऑफ सेल दैट चेंज देयर शेप। ये ऐसे सेल का बना हुआ होता है जो अपने शेप को चेंज करते हैं। ये बात मैं आपको एक चीज और आपको पहले से बता दूं, अगर हम 6 सेमेस्टर की फार्माकोलॉजी को देखते पुराने सिलेबस के हिसाब से, तो सेल्यूलर एडाप्टेशन एक टॉपिक था जहां पे इस तरह के सेल के बारे में डिटेल से हमको पढ़ना पड़ता था। कई बार सेल्स अपने उस पर्टिकुलर पार्ट को जिसके ऊपर वो लाइनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं बचाने के लिए अपने शेप में चेंजेस करते रहते हैं। जैसे अगर बहुत ज्यादा कोई स्मोकिंग कर रहा है, चैन स्मोकर है, तो इस पर्टिकुलर सिलेटेड पार्ट को वो नॉन सिलेटेड पार्ट में कन्वर्ट करते हैं ताकि यहां पे प्रोटेक्शन किया जा सके इसोफेगल पार्ट में। ये उनको प्रोटेक्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही होता है। आगे बढ़ते हैं, ये एक ही शेप के बने होते हैं, मैंने समझा दिया क्यूबॉइडल शेप फ्रॉम, दे चेंज शेप फ्रॉम क्यूबॉइडल टू स्क्वैमस। ये अपना जो फॉर्म का शेप है वो क्यूबॉइडल से स्क्वैमस में चेंज करते हैं और वापस से स्क्वैमस से क्यूबॉइडल में चेंज करते रहते हैं। और देखिए एंड बैक एंड द बॉडी पार्ट, ये आगे बढ़ना पीछे मुड़ना इस तरीके से आगे पीछे करने के लिए ये अपने फॉर्म में चेंज करते रहते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट है स्ट्रेच करना कि ये आगे जा करके हमारे उन पर्टिकुलर पार्ट को सपोर्ट देंगे जहां पे स्ट्रेचिंग की एबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण होती है, जैसा कि यूरिनरी ब्लैडर में, ताकि यूरिनरी ब्लैडर यूरिन को कलेक्ट करते करते स्ट्रेच हो सके और जब यूरिन पास आउट हो जाए तो रिलैक्स हो सके। तो इस तरीके
तरीके से अगर फंक्शनैलिटी नहीं होगी तो यूरिनरी ब्लैडर काम कैसे करेगा? वो अगर नॉन इलास्टिक इन नेचर होगा तो वो कैसे स्टोर करेगा, कैसे रिलीज करेगा? तो वो तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसे जगह पे जहां पे स्ट्रेचलेस की आवश्यकता होती है, यहां पे हमारा ट्रांजिशनल एपिथेलियम देखने को मिला है। तो ये हो गया सेकंड व्हाइट बोर्ड सेक्शन। एक व्हाइट बोर्ड सेक्शन और लेते हैं, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। इस तीसरे और फाइनल व्हाइट बोर्ड सेक्शन में हम देखने वाले हैं ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम के बारे में। ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम कहने का मतलब है एक ऐसे एपिथेलियम जो ग्लैंड के निर्माण में या ग्लैंड के फंक्शन में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर मैं ये कहूं ये किससे बने हुए होते हैं, तो दे आर कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल दैट सीक्रेट द सब्सटेंस इनटू डक्ट और ब्लड और सरफेस। यानी कि ये एक ऐसे सुपर स्पेशल टाइप ऑफ सेल से बने हुए होते हैं जिनका काम सीक्रेट करना है, और ये जो सीक्रेट करेंगे सब्सटेंस, उनको आगे जाकर के आप हार्मोन के नाम से जानोगे। ये सीक्रेट करने वाले हार्मोन कहां जाकर के एक्ट करते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन पार्ट में आने वाले समय में। तो अभी बस आप ये देख लेते हैं कि ये जो सब्सटेंस सीक्रेट होता है, इसको वो डायरेक्टली सेल में पहुंचा नहीं पाते हैं, तो उस सेल तक पहुंचाने के लिए उनको कुछ स्पेसिफिक रूट को फॉलो करना पड़ता है, जिसमें से मुख्य रूप से है या तो डक्ट अगर हम बात करते हैं एक्सोक्राइन का, या तो वो डायरेक्टली ब्लड में ट्रांसफर करते हैं अगर हम बात करें एंडोक्राइन का, या तो फिर वो सरफेस में रिलीज करते हैं जैसा कि आप लास्ट में देखोगे। तो इन तरीकों से वो अपने हार्मोन को जो कि सिंथेसाइज किया गया है, किसी जगह सीक्रेट किया गया है स्पेसिफिकली ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम के द्वारा, उसको वो अपने टारगेट तक पहुंचाते हैं। अगर मैं कहूं कि इनको हम ग्लैंड बोलते हैं तो डेफिनेटली वही होगा जो उसके नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो ग्लैंड है वो उनके नेचर के अकॉर्डिंगली दो क्लास में क्लासिफाई किए गए हैं। पहला होता है आपका एंडोक्राइन और दूसरा होगा आपका एक्सोक्राइन। हमेशा अपने आप को कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए उनके नाम पे ध्यान दीजिएगा। यहां पे पहला वर्ड लगा हुआ है एंडो और दूसरे में देखेंगे तो एक्सो, लेकिन दोनों में एक वर्ड कॉमन है, वो है क्राइन। क्राइन का मतलब होता है सिक्रीशन और एंडो का मतलब होता है अंदर और एक्सो का मतलब होता है बाहर। और यहां पे अंदर का मतलब डायरेक्टली इनटू द ब्लड है और बाहर मतलब एक डक्ट के थ्रू लेके जाना है। अब समझिए कॉन्सेप्ट को मैं कैसे समझाना चाहता हूं। आपने कई बार ऐसी जगह मॉल में, शॉपिंग मॉल में, हो सकता है आपके घर में भी एक डक्ट वाला कूलर लगा हो, मतलब बहुत बड़े साइज का कूलर छत में लगा हुआ हो और एक टीने की ऐसी पाइप बंद करके हर एक कमरे में जाके जॉइंट हुई हो, तो वो डक्ट कहलाता है। तो वो ऊपर वाला कूलर जैसे हवा को वहां से यहां इस डक्ट के थ्रू भेजता है, वैसे ही हमारे जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो डक्ट के थ्रू अपने सीक्रेटरी सब्सटेंस को वहां पहुंचाते हैं। जबकि अगर मैं कहूं कि हम डायरेक्टली उसको ब्लड में पहुंचा दें, डायरेक्टली विदाउट एनी डक्ट्स, तो वो आपका एंडोक्राइन ग्लैंड कहलाएगा। ये तो टॉपिक अभी के नहीं है, मेन टॉपिक इनका आगे आने वाले समय में एज अ फुल टॉपिक आएगा, तो उसको और अच्छे से मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। अब हम देख लेते हैं इनमें से पहला वाला टाइप जो है एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसका मैंने कहा आपको ये अपने सिक्रेटरीज को, जिसको हम लोग हार्मोन बोलते हैं, इनको डायरेक्टली ब्लड में सीक्रेट करते हैं, इसीलिए ये डक्टलेस ग्लैंड है। अब ये क्वेश्चन तो बनेगा ही एमसीक्यूज का कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज अ डक्टलेस ग्लैंड। यहां पे ऑप्शन आपको कोई भी देगा, आपका राइट आंसर होगा एंडोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि ये डायरेक्टली ब्लड में सीक्रेट करते हैं। दूसरा अगर आप देखोगे तो वह एक्सोक्राइन ग्लैंड, यानी कि अपने सिक्रेटरीज को वो बाहर डक्ट के थ्रू पहुंचा देते हैं। सीक्रेशन एंटर्स इनटू डक्ट ऑफ हॉलो ऑर्गन, जैसे डक्ट किसके, हॉलो ऑर्गन के डक्ट के थ्रू पहुंचते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करो तो स्वेट ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, और अगर मैं एंडोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल आपको दे दूं तो बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड एग्जांपल देख सकते हो आप। आपका ग्रोथ हार्मोन है, थायराइड हार्मोन है, इंसुलिन है, ये सब हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर आते हैं। एक ऐसा भी एक ग्लैंड आपको देखने को मिलेगा जो एंडो का भी काम करता है और एक्सो का भी काम करता है, इसके बारे में हम देखेंगे अगले टॉपिक में। एग्जांपल बता दिया आपको मैंने पैनक्रियास का, वो इंसुलिन भी सीक्रेट करता है और पैनक्रियाटिक जूस भी सीक्रेट करता है, तो वो अलग अलग नेचर है और दोनों का कंबाइंड नेचर भी देख सकते हैं। आगे बात करते हैं अगले पॉइंट पे, एक्सोक्राइन ग्लैंड कैन बी यूनिसेल्युलर ग्लैंड। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड को हम सेल की संख्या के अकॉर्डिंगली दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, या तो ये यूनिसेल्युलर होगा या इसे हम बोल सकते हैं जिसमें सिंगल सेल सब्सटेंस पाए जाएंगे। जैसे उसके एग्जांपल कौन से हैं, गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल एक ऐसा सेल है जो म्यूकस सीक्रेट करने का काम करता है। गॉबलेट सेल को गॉबलेट सेल बोला ही इसलिए जाता है क्योंकि ये एक प्याले की तरह होता है। गॉबलेट का मतलब होता है प्याला। अगर आपने हैरी पॉटर की एक सीरीज का पार्ट देखा
होगा हैरी पॉटर द गॉबलेट ऑफ फायर, मतलब आग का प्याला। तो वो जो आपका गॉबलेट सेल है वो कुछ इसी तरीके से दिखता है, जो वो म्यूकस सिक्रीट करता है और वो म्यूकस आगे जाकर के आप पढ़ोगे इन केस ऑफ फार्माकोलॉजी अस्थमा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वो सिंगल सेल एग्जांपल हो गया गॉबलेट सेल। या तो वो सेल यानी कि आपके जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो मल्टी सेलुलर से भी कंसिस्ट या बने हुए हो सकते हैं। सिंगल सेल का एग्जांपल देखा, मल्टी सेलुलर होगा तो वो स्वेट ग्लैंड उसका एग्जांपल है, सलाइवरी ग्लैंड उसका एग्जांपल है, वो मल्टी सेलुलर के बने हुए होते हैं। अब देखते हैं एक क्लासिफिकेशन। अगर मैं कहूं कि मैं अपने एक्सोक्राइन ग्लैंड को किस तरीके से क्लासिफाई कर सकता हूं, तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ मल्टी सेलुलर एक्सोक्राइन ग्लैंड, यूनिसेल्युलर और मल्टी सेलुलर दोनों है एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर का एग्जांपल। तो इसी एक्सोक्राइन ग्लैंड को उनके मल्टी सेलुलर नेचर के अकॉर्डिंगली और कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, तो बेस्ड ऑन देयर ब्रांचिंग ऑफ डक्ट्स, यानी कि उस डक्ट पे ब्रांच्ड है कि नहीं है उसके हिसाब से कैसे क्लासिफाई करेंगे। तो देखिए पहला है अनब्रांच, इसे सिंपल भी हम लोग बोल सकते हैं। दूसरा होता है ब्रांच, जिसे हम कंपाउंड भी बोलते हैं। आगे सिंपल और कंपाउंड नाम ज्यादा चलेंगे। और दूसरा बेस्ड ऑन शेप ऑफ द सिक्रीटरी पोर्शन ऑफ द मल्टी सेलुलर एक्सोक्राइन ग्लैंड, मतलब जो पोर्शन सिक्रीशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसके शेप के अकॉर्डिंगली हम उसको कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। इसके एक रिप्रेजेंटेशन पावर पॉइंट वीडियो में और ऐड कर दूंगा आपके लिए। तो उसमें आप देखिए ट्यूब्यूलर शेप में होगा, दूसरा आपके फ्लास्क शेप में होगा या फ्लास्क के जैसा के शेप में होगा, और तीसरा वो दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है, यानी कि या तो वो ट्यूबुलर या तो वो फ्लास्क शेप या तो वो दोनों शेप के हिसाब से दिखने जैसा हो सकता है। ये उसके क्लासिफिकेशन हो गए। अब अगर मैं कहूं कि स्ट्रक्चर वाइज क्लासिफिकेशन कैसे किया जाएगा, तो स्ट्रक्चर वाइज होगा सिंपल यानी कि सिंगल, जो कि आपने ऊपर में भी देखा था, और दूसरा है आपका अनब्रांच्ड यानी कि जिसमें कोई भी ब्रांच हमारा नहीं होगा। तो ये सिंपल वाला सिंगल होगा, अनब्रांच्ड होगा, और कंपाउंड वाला हमारा ब्रांच्ड होगा। और ब्रांच के जो अंदर का एग्जांपल है वह कंपाउंड ट्यूबुलर, कंपाउंड एसिनार, और उसके बाद अगला जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो फंक्शन के हिसाब से है। क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है कि आप उसको कितने अलग अलग टाइप में क्लासिफाई कर सकते हो, इसकी कोई सीमा नहीं है। मतलब जिस तरीके से आप पॉइंट वाइज कैरेक्टर वाइज क्लासिफाई करना चाहो वैसा आप क्लासिफाई कर सकते हो। यदि अगर मैं अपने बी फार्मेसी ये फर्स्ट सेमेस्टर का है तो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों को क्लासिफाई करना चाहूं तो कई तरीके मेरे पास है। डिपेंडिंग ऑन द जेंडर मैं मेल फीमेल में क्लासिफाई कर सकता हूं, डिपेंडिंग ऑन द हाइट में क्लासिफाई कर सकता हूं, डिपेंडिंग ऑन द परसेंटेज ऑफ देयर प्रीवियस एग्जाम उसके हिसाब से क्लासिफाई कर सकता हूं, या डिपेंडिंग ऑन देयर एब्सेंट और प्रेजेंट फिनोमिना इन द लास्ट सेशन वो हिसाब से क्लासिफाई कर सकते हो। तो क्लासिफिकेशन के अलग अलग तरीके हैं, जिसके हिसाब से आप रखोगे वही पैरामीटर फॉलो करने वाले को हम साथ में रखेंगे। तो उनके फंक्शन के हिसाब से क्लासिफिकेशन क्या है ये इंपॉर्टेंट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। ये है आपका मेरोक्राइन। मेरोक्राइन मींस जब यहां पे एक पर्टिकुलर सेल सिक्रीशन को बनाता है और उसको फिर रिलीज करता है ताकि वो अपने फंक्शन को पूरा कर सके, मतलब वो सेल बनाएगा और वही सेल रिलीज करेगा, उसे हम मेरोक्राइन कहते हैं। एग्जांपल के रूप में अगर आप देखोगे जो कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वह आपका सलाइवरी ग्लैंड और उसके साथ साथ पैनक्रियाज को हम इंक्लूड कर सकते हैं। दूसरा जो टाइप होता है फंक्शन के अकॉर्डिंगली मल्टी सेल्यूलर आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड का, वो क्या है देखिए, वो है आपका एपोक्राइन। एपोक्राइन क्या होता है, दे एक्यूमुलेट द सिक्रीशन, वो सिक्रीशन को एक्यूमुलेट करते हैं एट द एपिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। जो भी सेल के एपिकल स्ट्रक्चर होगा, किनारे वाला सेक्शन होगा, उस पे वो सिक्रीशंस को एक्यूमुलेट करेंगे और बाद में फिर दूसरी तरह उसको सेपरेट करेंगे दूसरे सेल से जो कि इस सिक्रेटरी सेल की तरह नहीं दिखते हैं। इसके बाद हमारा तीसरा है होलोक्राइन। होलोक्राइन एक इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन पूछा था हमारे यूनिवर्सिटी के एग्जाम में। वो क्या है, एक्यूमुलेट द सिक्रीशन एट द साइटोसोल ऑफ द सेल। जो सिक्रीशंस है जिसको हम लोग आगे जाकर के हार्मोन्स बोलेंगे, उनको सेल के साइटोसोल में अंदर पार्ट में सिक्रीट करते हैं। अब जब वो सेल डेथ हो जाती है फर्दर डेवलपमेंट के बाद, तो सेल तो डेथ हो गई, तो अंदर का जो सब्सटेंस सो कॉल्ड हार्मोन है वो बाहर रिलीज हो जाता है, और यही कहलाता है हमारा होलोक्राइन। और ये उसके काम करने के तरीके हैं। तो इसी व्हाइट बोर्ड सेक्शन के साथ हमने एपिथेलियल टिश्यू को फिनिश किया है। अगले लेक्चर वीडियो से हम दूसरे टाइप्स ऑफ टिश्यूज के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अगर आप फिर से कह रहा हूं पूरे पार्ट के एमसीक्यूज अटेंड करना चाहते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, उसे ऐप के अंदर ही डाउनलोड करके प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप डाउनलोड करिए सोल्यूशन फार्मेसी का मोबाइल ऐप, और उसके बाद सॉल्यूशंस बेस्ट एवर का एक कोर्स है जिसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, और उस ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। सीधा प्ले
स्टोर में भी सर्च कर सकते हैं। सो दैट लास्ट, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट, इन सब का स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो बस थोड़ी ही देर में मैं यहां से हट जाऊंगा, आप आराम से ले सकते हैं। टेक केयर।